चलिए देखते हैं परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स त्रैमासिक लक्ष्य 2025 का। ये प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु बहुत उपयोगी बुक है। ठीक है, इसमें हम लोग ISPCS जो भी बिहार BPSC जो भी एग्जाम है उसको लेकर ये बहुत ही अच्छा बुक है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, उससे पहले हम लेकर मोटिवेशनल सुन लेते हैं। इंसान की असली जिंदगी तब शुरू होती है जब उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है अधोसंरचना। अधोसंरचना परिवहन या ऊर्जा है। अधोसंरचना परिवहन या ऊर्जा है। ठीक है, पहला हाइपरलूम टेस्ट, इसका इंडेक्स देख लेते हैं। पहला हाइपरलूम इंडेक्स। दूसरा है 2026 तक चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट। भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट से अधिक। नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली। दक्षिण तटीय रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी। जम्मू रेलवे डिवीजन और कश्मीर में रेलवे विकास। रेलवे जोन और रेलवे डिवीजनों में अंतर। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश। सोनमर्ग सुरंग परियोजना। थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा उत्पादन और भारत। डोजर पशु माइनिंग। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज। एशिया की सबसे बड़ी सैलो बेसिन अनुसंधान सुविधा। भारत की पहली एयर टैक्सी। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना। उत्तर प्रदेश के 5 नए आध्यात्मिक गलियारे। उत्तर प्रदेश की 5 पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र। भारत का प्रथम विश्व शांति केंद्र। ये सारे इंडेक्स है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पावर हाइपर टेस्ट ट्रैक। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक के बारे में जानते हैं। भारत में पहली हाइपरलूप परियोजना मुंबई और पुणे के बीच प्रस्तावित है, जिसके तहत देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक भी तैयार हो चुका है, जिसकी लंबाई 410 मीटर है। इसे रेलवे ने IIT मद्रास के साथ मिलकर हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को तैयार किया है। विदित हो कि देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। क्या होता है हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक? हाइपरलूप ट्रैक एक प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है जिसके तहत ट्रेन को एक खास तरह से बने ट्यूब में चलाया जाता है। ट्रेन को हाई स्पीड में चलाया जाता है। विदित हो कि हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड 600 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। भारत में हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार तक टेस्ट किया जा सकता है। अब हाइपरलूप ट्रेन के बारे में जानते हैं। हाइपरलूप ट्रेन चुंबकीय तकनीक पर आधारित एक हाई स्पीड ट्रेन है। यह ट्रेन खंभों के ऊपर बने पारदर्शी ट्यूब में चलती है। इसमें संघर्ष नहीं होता, इसलिए इसकी रफ्तार 1100 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह ट्रेन बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ सकती है। अब इसमें बिजली की खपत कम होती है और इसमें प्रदूषण नहीं होता है। इसमें मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल करके रफ्तार को कंट्रोल किया जाता है। इसमें लंबी सिंगल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है। पूरी दुनिया में इस तकनीक पर काम चल रहा है, जिसमें अमेरिका, भारत, नीदरलैंड, स्पेन और चीन में ट्रायल किया जा रहा है। 2026 तक चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। भारत रेलवे बुलेट ट्रेन पर पहले से ही काम कर रहा है। 2026 तक भारत की पहली बुलेट ट्रेन भारतीय रेलवे चला सकता है।
भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट के बारे में जानते हैं। फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उत्तर प्रदेश के ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन ग्रीन मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी विषय पर पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया है। यह दोनों दिशाओं से सूर्य की रोशनी ग्रहण करने में सक्षम है। अब इसके लिए अतिरिक्त भूमि का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसमें मेट्रो की एलिवेटेड संरचना का उपयोग किया गया है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में जानते हैं। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोगी घोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन IWT टर्मिनल के उद्घाटन की सराहना की तथा वस्तु परिवहन के लिए भारत के विशाल अंतर्देशीय जलमार्गों लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग की क्षमता पर प्रकाश डाला है। अब जोगी घोपा के अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल के बारे में। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर स्थित है। विदित हो कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 1988 के अंतर्गत बांग्लादेश सीमा धुबरी से असम में ब्रह्मपुत्र नदी के सदी 1891 किलोमीटर को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया। अब जोगी घोपा IWT टर्मिनल PM गति शक्ति के अनुरूप होने के साथ आर्थिक विकास के क्रम में अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह भूटान और बांग्लादेश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। जोगी घोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP से जुड़ा है, जिसमें असम और पूर्वोत्तर में वस्तुओं की आवाजाही तथा रसद को बढ़ावा मिलता है। अब अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के बारे में। इसका तात्पर्य नदियों, नहरों, झीलों और अन्य अंतर्देशीय जल निकायों जैसे नौगम्य जलमार्गों पर लोगों और वस्तुओं की आवाजाही से है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का एक व्यापक नेटवर्क है, जिसमें नदियां, नहरें, बैक वाटर और खाड़ियां शामिल है, जिनकी कुल नौगम्य लंबाई 14,500 किलोमीटर है। किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग माने जाने के लिए अब उसकी लंबाई 50 किलोमीटर होनी चाहिए तथा उस पर शक्तिशाली जहाज़ों का आवागमन हो सके, शहरी क्षेत्रों और अंतर्बंदरगाह यातायात को छोड़कर। अब इसे एकाधिकार राज्य की सब सेवा करनी चाहिए या समृद्ध। अब आंतरिक क्षेत्रों या प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ना चाहिए या राष्ट्रीय सुरक्षा लिए रणनीतिक नौवहन का समर्थन करना चाहिए, या ऐसे क्षेत्रों को जोड़ना चाहिए जहां अन्य परिवहन साधनों की कमी हो। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटर वे पहला है गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र, हल्दिया, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है नेशनल वाटरवे 2। अब ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी, सदिया, असम। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 वेस्ट कोस्ट नहर, कोट्टापुरम, कोल्लम, चंपकारा और उद्योग मंडल नहरें केरल में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कृष्णा नदी पर है, मुक्तियाला, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 यानी अंबा नदी, महाराष्ट्र। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट से अधिक है। हाल ही में भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। यह उपलब्धियां स्वच्छ और हरित
भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब है मुख्य बिंदु। इस उपलब्धियों के लिए सौर पैनल, सौर पार्क और रूफटॉप सौर परियोजनाओं जैसी पहलों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना रूफटॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। विदित हो कि वर्ष 2014 में मात्र 2.82 गीगावाट की स्थापना सौर क्षमता थी, जो 2025 में बढ़कर 100 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जनवरी 2025 तक भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता 100.33 गीगावाट तक पहुंच गई है। अब दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 203.18 गीगावाट तक पहुंच गई है। यह देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 46.3% है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता 1.18 गीगावाट है। इससे कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 211.36 गीगावाट हो गई है। यह देश की कुल स्थापित क्षमता का लगभग आधा हिस्सा है। नमो भारत ट्रेन भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है। 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद स्टेशन से दिल्ली से न्यू अशोक नगर स्टेशन तक दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया है। नमो भारत कॉरिडोर, जिसे आधिकारिक तौर पर दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के रूप में जाना जाता है, एक अति अभूतपूर्व बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया कि कॉरिडोर दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा के समय को काफ़ी कम करने, यात्रियों को सुविधा बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देगा। नमो भारत कॉरिडोर दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का हिस्सा नमो भारत कॉरिडोर एक परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना है। नई दिल्ली के सराय काले खां से लेकर मेरठ में मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर तक फैले इस कॉरिडोर में 16 स्टेशन है। हाल ही में उद्घाटन किया गया दिल्ली खंड अशोक नगर को साहिबाबाद से जोड़ता है, जिसमें 6 किलोमीटर भूमिगत है। हर 15 मिनट में ट्रेन होने से मेरठ की यात्रा का समय 1/3 कम हो जाता है। इस परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे हर साल सड़कों से 1 लाख से अधिक निजी वाहन हटेंगे। यह सतत विकास और कुशल शहरी पारगमन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब RRTS क्या है? क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS एक नई समर्पित उच्च गति उच्च क्षमता वाली आरामदायक यात्री सेवा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ती है। यह मेट्रो और पारंपरिक रेलवे दोनों से कई मायने में अलग है। अब RRTS को मेट्रो की तुलना में कम स्टॉप और अधिक गति वाली लंबी यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है। अब RRTS पारंपरिक रेलवे की तुलना में अधिक विश्वसनीय और उच्च आवृत्ति वाला है और यह एक समर्पित पथ पर बिंदु से बिंदु यात्रा प्रदान करता है। दक्षिण तटीय रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी। फरवरी 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत
एक नए रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे साउथ कोस्ट रेलवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। यह नया रेलवे जोन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार स्थापित किया जा रहा है। विदित हो कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत भारतीय रेलवे को 18वें जोन के रूप में इसका गठन किया गया है। अब है इसका अधिकार क्षेत्र ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। यह जोन आंध्र प्रदेश के एक बड़े हिस्से साथ ही तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्से को कवर करेगा। जम्मू रेलवे डिवीजन और कश्मीर में रेलवे का विकास। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस दौरान कटरा और श्रीनगर रेलवे स्टेशन के बीच 22 बोगी की ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया है। विदित हो कि जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क में एकीकरण और जम्मू कश्मीर के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। अब उल्लेखनीय है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL को इंजीनियरिंग का चमत्कार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज, अंजी खाद ब्रिज और चिनाब नदी पर बना प्रतिष्ठित आर्च ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और क्षमता के नमूने जो केवल भारतीय रेलवे द्वारा हासिल किए गए हैं। अब जम्मू रेलवे डिवीजन के बारे में जानते हैं। जम्मू डिवीजन भारत के 19 रेलवे जोनों के अंतर्गत 17वां रेलवे डिवीजन है। यह भारतीय रेलवे की अपनी विशाल नेटवर्क को कुशलतापूर्वक प्रबंधित और संचालित करने की क्षमता को अधिक मजबूत करेगा। इस डिवीजन के अंतर्गत शामिल खंड पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला सबसे बड़ी है। भोजपुर, सिरवाल और पठानकोट है। बटला पठानकोट जोगिंदर नगर। ये खंड कुल मिलाकर 742.1 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह प्रभाग निम्नलिखित परियोजनाओं का प्रबंधन करेगा। अंजी खड्डा पुल देश का पहला केबल स्टेशन रेल पुल है। चिनाब नदी पुल कौरी में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। अब जम्मू रेलवे डिवीजन से लाभ यह संवेदनशील सीमा क्षेत्र में रसद आवाजाही को सरल एवं सुगम बनाता है। इससे चीन एवं पाकिस्तान सीमा पर लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि होगी। यह जम्मू एवं कश्मीर की एक परत के अन्य भागों में संपर्क को बढ़ाएगा, जिससे इस क्षेत्र की बेहतर बुनियादी ढांचे के लंबे समय से लंबित आकांक्षाएं पूरी होगी। यह डिवीजन रोजगार के अवसर सृजन करेगा और स्टेशनों, ट्रैक व अन्य सुविधाओं जैसी बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देगा। अब इससे स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। बेहतर रेल नेटवर्क से इस क्षेत्र में अधिक पर्यटन के आने की संभावना है। नया रेलवे डिवीजन वैष्णो देवी, अमरनाथ और अन्य धार्मिक स्थानों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण कड़ी और रूप में काम करेगा। अब कश्मीर में रेल नेटवर्क का विकास देखते हैं। कश्मीर को रेल द्वारा जोड़ने की इस सपने को परियोजना का काम 1997 में शुरू हुआ था, लेकिन भौगोलिक स्थलाकृति और मौसम संबंधी चुनौतियों के कारण यह कई बार समय सीमा से चूक गया। कुल 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में से 209 किलोमीटर की चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया है।
पहला चरण कुंजी कुंड बारामूला सेक्शन का 118 किलोमीटर हिस्सा अक्टूबर 2009 में दूसरा हिस्सा 2018 किलोमीटर लंबा बनिहाल कांजीकुंड सेक्शन जून 2013 में तीसरा 25 किलोमीटर लंबा उधमपुर कटरा स्टेशन जुलाई 2014 में और चौथा 48.1 किलोमीटर लंबा बनिहाल संगलदान सेक्शन फरवरी 2024 में शुरू किया गया। अब संगलदान रियासी सेक्शन का 46 किलोमीटर हिस्सा जून 2024 में पूरा हुआ, जबकि रियासी और कटरा के बीच 17 किलोमीटर लंबी सड़क का काम दिसंबर 2024 में पूरा हुआ। 4 जनवरी 2025 को कटरा बनिहाल सेक्शन पर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया। इसके साथ ही रेलवे ने दिसंबर 2024 में इस ट्रैक के विभिन्न हिस्सों पर कुल 6 ट्रायल किए, जिनमें से 2 प्रमुख मील के पत्थर अंजी खड्ड और चेनाब ब्रिज भी शामिल है। अब रेलवे जोन और रेलवे डिवीजन में अंतर। रेलवे जोन भारतीय रेलवे में एक बड़ी प्रशासनिक इकाई है। प्रत्येक जोन एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक जोन का नेतृत्व एक महाप्रबंधन करता है और वह कई डिवीजनों को देखरेख करता है। रेलवे डिवीजन एक जोन के भीतर एक छोटी परिचालन इकाई है जो रेलवे नेटवर्क के एक हिस्से के दैनिक संचालन जैसे रखरखाव, ट्रेन संचालन एवं कर्मचारियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। एक जोन में कई डिवीजन हो सकते हैं। प्रत्येक डिवीजन का नेतृत्व एक डिवीजन रेलवे मैनेजर DRM करता है। भारतीय रेलवे जोन और उसके मुख्यालय के बारे में जानते हैं। अब भारतीय रेलवे जोन और उसके मुख्यालय। भारतीय रेलवे क्षेत्र मुख्यालय उत्तर रेलवे सबसे बड़ा बड़ौदा हाउस नई दिल्ली। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे सबसे छोटा मालीगांव गुवाहाटी। पूर्वी रेलवे कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिणी रेलवे चेन्नई। मध्य रेलवे मुंबई। पश्चिम रेलवे चर्चगेट मुंबई। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है। अब उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में। कोलकाता मेट्रो कोलकाता में। दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम में। कोंकण रेलवे मुंबई में स्थित है। अब भारत में रेलवे का विकास। भारत में पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। विदित हो कि भारतीय रेलवे 1951 में राष्ट्रीयकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के रेलवे नेटवर्क को एशिया में सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क और एकल प्रबंधन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणालियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। विश्व में अमेरिका में स्थित शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। प्रति इकाई क्षेत्रफल के लिए रेल मार्ग पंजाब में सबसे अधिक और जम्मू कश्मीर में सबसे कम है। प्रति इकाई जनसंख्या के लिए रेल मार्ग गुजरात के लिए सबसे अधिक और त्रिपुरा के लिए सबसे कम है। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश। जनवरी 2025 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर तक बढ़ गया है। भारत अब चीन और अमेरिका के बीच दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश है। विदित हो कि दिल्ली 2002 में अपनी मेट्रो यात्रा शुरू की थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली के लोगों को पहली मेट्रो सौंपी है। ऐतिहासिक विकास। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 1984। भारत की मेट्रो रेल यात्रा
1984 में कलकत्ता मेट्रो के साथ शुरू हुई, जो शहरी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में देश का पहला कदम था। अब दिल्ली मेट्रो का विस्तार 2002 में दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन हुआ, जिसने एक आधुनिक और व्यापक मेट्रो प्रणाली की शुरुआत की। यह अब भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जिसकी परिचालन मुंबई 395 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 विस्तार जनवरी 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनकपुरी और कृष्णापारे के बीच 2.8 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया है, जो नेटवर्क में नया योगदान है। अब है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS जनवरी 2024। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के 13 किलोमीटर खंड, जिसमें नमो भारत कॉरिडोर कहा जाता है, उसका उद्घाटन हुआ, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो मार्च 2024। कलकत्ता ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन शुरू की है, जो हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। यह 520 मीटर लंबी सुरंग मात्र 45 सेकेंड में पार की जा सकती है, और यह इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतीक है। अब वर्तमान में स्थित और भविष्य की योजनाएं। परिचालन कवरेज। मेट्रो सेवाएं अब भारत के 11 राज्यों और 23 शहरों में संचालित है, जिनकी कुल लंबाई 1000 किलोमीटर से अधिक है। भविष्य की योजनाएं। 998 किलोमीटर से अधिक मेट्रो परियोजनाएं निर्माणाधीन है, जो शहरी परिवहन और संरचना के विस्तार के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब है सोनमर्ग सुरंग परियोजना। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। अब इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, जेड मोड सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल है। अब यह सुरंग तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सोनमर्ग सुरंग परियोजना का महत्व यह ले जाने के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच प्रत्येक मौसम में संपर्क बढ़ाएगी। यह सोनमर्ग को साल भर घूमने लायक जगह में बदलकर पर्यटन, साहसिक खेल और स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा देगी। अब बर्फबारी की वजह से यह हाईवे लगभग आधा वर्ष बंद रहता है। टनल बनने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। यह सुरंग लद्दाख और कारगिल होते हुए भारत की सीमाओं तक सेना की तेजी से आवाजाही में सहायता होगी, और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा उत्पादन और भारत के बारे में जानते हैं। अब हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC लिमिटेड ने समृद्ध जीवन ANWL थोरियम आधारित ईंधन के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा के विकास और तैनाती का पता लगाने के लिए अमेरिका के क्लीन कोर थोरियम एनर्जी CCTE के साथ एक रणनीति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदित हो कि ANWL एक पेटेंट प्राप्त परमाणु ईंधन जो थोरियम और उच्च परख निम्न समृद्धि यूरेनियम HALEU का मिश्रण है। इस ईंधन का नाम भारत के अग्रणी परमाणु वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर अनिल काकोडकर के सम्मान में रखा गया है। थोरियम के बारे में। थोरियम चांदी जैसा एक रेडियोधर्मी धातु है। यह आमतौर पर आग्नेय चट्टानों और हैवी मिनरल सैंड में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर थोरियम यूरेनियम की तुलना में 3 गुना
अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम की औसत सांद्रता 10.5 भाग प्रति मिलियन ppm है, जबकि यूरेनियम की लगभग 3 ppm है। थोरियम का एकमात्र प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला समस्थानिक थोरियम 232 है। इसके विखंडन के लिए उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के स्थान पर प्राथमिक ईंधन के रूप में थोरियम 232 का उपयोग किया जाता है। अब थोरियम के परमाणु ईंधनों के रूप में उपयोग करने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के साथ युग्मित करना आवश्यक है। अब डोजर पशु माइनिंग। जनवरी 2025 में CIMFR ने डोजर पशु माइनिंग विधि के पहले परीक्षण विस्फोट का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। यह परीक्षण छत्तीसगढ़ में मेमर्स अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा संचालित परसा ईस्ट और काटाबासन कोयला खदान में किया गया है। क्या है डोजर पशु माइनिंग? डोजर पशु माइनिंग एक ऐसी खनन तकनीक है जिसमें मानव रहित मशीनों का उपयोग करके खनन किया जाता है। डोजर एक भारी भरकम मशीन है। इस तकनीक में डोजर को कोयला की परतों पर धकेला जाता है, जिससे कोयला टूटकर अलग हो जाता है। अब देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज 31 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कन्याकुमारी से समुद्र के ऊपर बने भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया है। यह कांच का पुल कन्याकुमारी में स्थित पर्यटन स्थल विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा से जोड़ता है। अब हम मुख्य बिंदु के बारे में जानते हैं। अब कन्याकुमारी में यह पुल 77 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और समुद्र तल से 133 फीट ऊंचा है। यह ब्रिज दो प्रसिद्ध स्मारकों विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा को जोड़ता है। अब कांच के पुल लेमिनेटेड कांच या टफन्ड कांच के बने होते हैं, पारदर्शी होते हैं और इन्हें पर्यटन स्थलों खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है ताकि पर्यटन लुभावने दृश्यों का अनुभव कर सके। अब भारत का पहला कांच का पुल केरल के इडुक्की जिले के बागामोन में स्थित है, जो 40 मीटर लंबा और 3600 फीट की ऊंचाई पर है। अब चीन के हुनान प्रांत में स्थित झांगजियाजी कांच का पुल दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा कांच का पुल है। यह 430 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा और जमीन से 300 मीटर ऊंचा है। एशिया की सबसे बड़ी सैलो बेसिन अनुसंधान सुविधा। जनवरी 2025 में IIT मद्रास ने अपने थाईयूर परिसर में एशिया की सबसे बड़ी सेल वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत की है। यह सुविधा भारत की तटीय और समुद्री इंजीनियरिंग से जुड़ी तकनीक और अनुसंधान आवश्यकताओं को नया आयाम देने का उद्देश्य से विकसित की गई है। यह सुविधा बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय संरचनाओं से जुड़ी जटिल समस्याओं का समाधान प्रदान करेगी और साथ ही भारत की बढ़ती औद्योगिक और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। इस सुविधा के राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र NTC-PWC के तहत डिजाइन और निर्मित किया गया है। भारत की पहली एयर टैक्सी। जनवरी 2025 में बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप सरल एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग EVOTL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप 0 लॉन्च किया गया है।
यह शहरी हवाई गतिशील में एक महत्वपूर्ण प्रगति है जिसका उद्देश्य भारतीय शहर में यातायात जाम और प्रदूषण को कम करना है। अब मुख्य बिंदु शून्य को 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है। अब जिसमें अधिकतम 680 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 यात्रियों की क्षमता है। यह वर्तमान में बाजार में उपलब्ध सबसे अधिक पेलोड वाला VTOL वाहन है। यह विमान 250 किलोमीटर घंटा की गति तक पहुंच सकता है, जो पारंपरिक जमीनी परिवहन का एक तेज विकल्प प्रदान करता है। सरल एनिवेशन 2028 तक शून्य को बेंगलुरु में लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य शहर की यातायात समस्याओं का समाधान करना है। बेंगलुरु के बाद कंपनी अपनी सेवाओं को मुंबई, दिल्ली और पुणे जैसे अन्य प्रमुख शहरों में विस्तारित करने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड में दो प्रमुख रोपवे रज्जू मार्ग परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत गोविंदा घाट में से हेमकुंड साहिब जी 12.4 किलोमीटर और सोनप्रयाग के केदारनाथ में 12.9 किलोमीटर में 2 रोपवे बनाए गए हैं। विदित हो कि वर्तमान में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की यात्रा 21 किलोमीटर और गौरी कुंड से केदारनाथ मंदिर की यात्रा 16 किलोमीटर की चढ़ाई के मध्य से की जाती है, जिसे पैदल या टट्टू, पालकी व हेलीकॉप्टर से पूरा किया जाता है। अब रोपवे परियोजना से केदारनाथ यात्रा का समय मौजूदा 8 से 9 घंटे से घटकर 36 मिनट रह जाएगा, जबकि हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा का समय घटकर 42 मिनट रह जाएगा। पर्वतमाला परियोजना के बारे में। इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसका उद्देश्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर संधारणीय पारिस्थितिकी विकल्प के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर रोपवे विकास को बढ़ावा देना। इसके तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नोडल मंत्रालय फरवरी 2021 में भारत सरकार व्यवसाय आवंटन नियम 1961 में संशोधन किया गया था, जो सड़क परिवहन के राजमार्ग मंत्रालय को रोपवे और वैकल्पिक परिवहन के विकास की देखभाल करने में सक्षम बनाता है। इस परियोजना का उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देगा और यात्रियों के लिए संपर्क एवं सुविधा में सुधार करना है। यह परियोजना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर व अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। अब हेमकुंड साहिब जी के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यह गुरुद्वारा मई से सितंबर के बीच साल में 5 महीने के लिए खुला रहता है। यह हिमालय में 3632 मीटर यानी 15,192.96 फीट ऊंचाई पर एक बर्फीली झील के किनारे 7 पहाड़ों के बीच स्थित है। अब हेमकुंड साहिब सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के तप स्थली है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 1.5 से 2 लाख तीर्थयात्री आते हैं। केदारनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में 3,583 मीटर यानी 11,968 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ 4 धाम एवं 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख तीर्थयात्री आते हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। अब भारत एवं
विश्व का सबसे लंबा रोपवे यानी MI टेलीफेरिको रोपवे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलीविया के लापाज एवं एल आल्टो शहर के जोड़ने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन रोपवे है। इसकी लंबाई 33.8 किलोमीटर है। भारत के सबसे लंबे रोपवे को हिमाचल प्रदेश में तारा देवी शिमला रोपवे के तौर पर विकसित किया जाएगा। यह विश्व में दूसरे नंबर का सबसे लंबा रोपवे होगा, जो कि लगभग 14 किलोमीटर लंबा होगा। अब उत्तर प्रदेश के पांच नए आध्यात्मिक गलियारा। मार्च 2025 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है, जो निम्नलिखित है। प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर। यह कॉरिडोर देवी शक्ति और भगवान शिव के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रमुख पवित्र स्थलों के माध्यम से आध्यात्मिक यात्रा का अवसर प्रदान करेगा। अब प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर। यह कॉरिडोर भगवान राम और गोरखपुर परंपरा से जुड़े स्थलों को जोड़ता है। भक्त प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के बाद अयोध्या में रामलला और गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य कॉरिडोर। नैमिषारण्य हिंदू धर्म के 88 महातीर्थों में से एक है, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, माता सती और भगवान शिव से जुड़ा है। यह गलियारा आध्यात्मिक कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। प्रयागराज राजापुर चित्रकूट और कॉरिडोर। यह गलियारा भगवान राम के वनवास से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ता है, जिसमें चित्रकूट धाम, कामदगिरी पर्वत, रामघाट, हनुमान धारा और गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मस्थल राजापुर शामिल है। प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुख तीर्थ कॉरिडोर। यह मार्ग भक्तों को मथुरा, वृंदावन और सुख तीर्थ में भगवान कृष्ण से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा कराने में सुविधा प्रदान करेगा। अब उद्देश्य है, इन गलियारों से आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्रद्धालुओं के लिए इन पवित्र स्थलों तक पहुंच आसान होगी। अब इससे भारत की आध्यात्मिक विरासत से गहरे संबंध को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन लाइब्रेरियों में ई-बुक्स, डिजिटल कंटेंट, वीडियो, ऑडियो, लेक्चर और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें छात्रों को समृद्ध और उन्नत शैक्षणिक अनुभव मिलेगा। अब इस डिजिटल लाइब्रेरी पहल के माध्यम से ग्रामीण छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इस लाइब्रेरी के संचालक की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होगी। इसके संचालन की निगरानी ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव करेंगे। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र। भारत का पहला API ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थापित किया जाएगा। अब इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स PI ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल का उत्पादन होगा। इस संयंत्र के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार और मेमर्स स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज लिमिटेड के बीच 5 मार्च 2025 को शिमला में समझौता हुआ है। भारत का प्रथम विश्व शांति केंद्र। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया है। यह केंद्र जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व और अहिंसा विश्व भारत के प्रयासों को स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र शांति, शिक्षा, पर्यटन, संरक्षा, समानता, आध्यात्मिकता या सामाजिक एकता और संस्थागत शांति निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
ठीक है, अगला वीडियो है देखेंगे कला एवं संस्कृति पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।